बूढ़ी चील अपने सर पर टोकरी रखती है और जंगल में निकल जाती है। चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंगी चूड़ियाँ लो। वो जंगल में आवाज लगा लगा कर चूड़ियाँ बेच रही थी। लूसी कबूतरी रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, वो देखो, वो बूढ़ी चील चूड़ियाँ बेच रही है, चलो हम चूड़ियाँ लेने चलते हैं। लूसी, वो बूढ़ी तो है मगर है तो एक चील, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए और ना ही उससे संबंध बनाने में हमें कोई फायदा है। चूड़ियाँ तो मेरी भी टूट गई हैं, मैं चील से चूड़ियाँ ले लेती हूँ। फिर गोरी कवि चील को आवाज लगाती है और चूड़ियों के बारे में पूछती है। चील चाची, इन चूड़ियों के रंग तो पक्के हैं ना? बहुत पक्के हैं। तुम ये चूड़ियाँ रख लो और पैसे भी बाद में दे देना, तब तक तुम्हें चूड़ियों के रंग के बारे में भी पता चल जाएगा। ये बूढ़ी चील तो चूड़ियाँ मुझे उधार में दे रही है, मैं माँ के लिए भी ले लेती हूँ। अच्छा ले लेती हूँ, 1 दर्जन मेरी माँ के लिए और 1 दर्जन मुझे दे दो। फिर बूढ़ी चील गोरी कवि को चूड़ियाँ दे देती है। मैं 4-5 दिनों में पैसे दे दूंगी तुम्हें। किसी ने मांगे हैं तुमसे पैसे? जब हुए आसानी से दे देना, आखिर चाची हूँ मैं तुम्हारी। चील चूड़ियाँ देकर चली जाती है। चील अपनी गुफा में चली जाती है। ये दिन भी आने थे, एक पक्षी को पकड़ने के लिए मुझे जंगल जा जाकर चूड़ियाँ बेचनी पड़ रही हैं। बुढ़ापा भी किसी काम का नहीं छोड़ता। गोरी, तुम कल उस बूढ़ी चील के पास क्यों बैठी हुई थी? मैं तो उससे चूड़ियाँ ले रही थी। चिड़िया, पता है तुम्हें, वो तो मुझे बगैर पैसों के उधार ही देकर गई है चूड़ियाँ। उसे तुमसे कोई और लालच होगा। चिड़िया, क्या वो मुझे खाना चाहती है? हो सकता है वो तुमसे कोई छोटे मोटे संबंध बनाकर तुम्हें खाना ही चाहती हो। चिड़िया, वो बूढ़ी चील मुझे क्या खाएगी, तुम मेरी फिक्र न करो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम दूर ही रहो उस चील से। आज चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, यहाँ से गुजर रही थी, सोचा अपनी भतीजी के पास जाकर एक चाय का कप ही पी लूं। चील चाची, जितनी चाहो उतनी चाय मिलेगी, मैं अभी दूध लेकर आती हूँ, मेरे घर में बैठो। गोरी कवि कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। कोई मेहमान आया है क्या घर में? हाँ, वो है ना मेरी चील चाची, वो आई है। उस चील के साथ बैठकर चाय पीना ठीक नहीं। पैसे लो और दूध दो, जिसे देखो मुझे भाषण देने लग जाता है। अकेली रहती है ये कवि, मैं तो इसे यहाँ भी खा सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी। बूढ़ी हूँ, अगर पकड़ी गई तो जान से जाऊंगी। गोरी कवि दूध ले आती है और चील चाची चाय पी लेती है। अच्छा बेटी, मैं जाती हूँ, शाम को मुझे मीठा हलवा बनाकर बांटना भी है। आप कितनी अच्छी हैं चील चाची, ये जंगल के पक्षी तो ऐसे ही गलत बोलते रहते हैं आपके बारे में। बेटी, क्या तुम्हारे जंगल में कोई गरीब रहता है? लो, लाइन लगी हुई है मेरे जंगल में गरीबों की। बेटी, शाम को मेरी गुफा में आकर मुझसे हलवा ले जाना और गरीबों में बांट देना। वो तो ठीक है, मगर क्या, डरती हो क्या मुझसे? नहीं नहीं, डरना कैसा। फिर चील वहाँ से चली जाती है और गोरी अपने कामों में लग जाती है। शाम 4 बजे के करीब चील हंडिया चूल्हे पर रखती है और पानी गर्म होने के लिए रख देती है। अगर तो वो कवि आ गई तो पार्टी हो जाएगी मेरी, अगर ना भी आई तो पानी में आलू डालकर शोरबा बना लूंगी। गोरी कवि 5 बजने से पहले ही अपने घर से निकलती है। चिड़िया, मैंने सोचा है कि आज मैं जंगल के गरीब पक्षियों में मीठा हलवा बांटूंगी। गोरी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं क्या तुम्हारी तरह गरीब हूँ? मैं तो अमीर हूँ, ऊंचे घराने से संबंध है मेरे। गोरी कवि तैयार होकर बूढ़ी चील की गुफा में चली जाती है। गोरी कवि को देखकर चील की आंखें तो रोशन हो जाती हैं। तुम आ गई मेरी भतीजी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता चील गुफा के दरवाजे को बंद कर देती है। चाचा, चील चाची, दरवाजा खोल दे, मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं भतीजी, पानी उबलने ही वाला है, मैं अभी तुम्हें गरम गरम पानी में डालती हूँ, तुम्हारा शोरबा बनाकर पीऊंगी। ये सुनकर गोरी कवि भागने लगती है। चील बूढ़ी तो थी मगर वो इतनी कमजोर ना थी कि वो गोरी कवि को ना पकड़ सके।
चील गोरी कौवे को पकड़कर गरम गरम पानी में डालकर उसका शोरबा बनाकर पी जाती है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर में बैठी रानू चिड़िया और मीनू मौसी आपस में बातें कर रही थी। मीनू मौसी, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, अब इस बारिश को बंद हो जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो रानो, लगातार बारिश से जंगल के सभी पक्षी बहुत चिंतित हैं। मीनू मौसी, आप गुड़िया के पास बैठे, मैं दाना लेकर आती हूँ। ये कहते हुए रानू चिड़िया बारिश में उड़ती है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी रानू चिड़िया की नजर एक कबूतर के बच्चे पर पड़ी जो बारिश में भीग रहा था। अरे, ये कबूतर का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है, लगता है ये अपने घर का रास्ता भूल गया है। रानू चिड़िया ने इतना कहा ही था कि रानू की नजर सामने एक पेड़ पर जाती है जहाँ एक कौवा बैठा था। ये कौवा तो हमारे जंगल का नहीं लगता, ये तो किसी और जंगल का मालूम होता है। फिर रानू चिड़िया उड़ते हुए कौवे के पास पहुँची। कौन हो तुम? मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों को जानती हूँ, तुम तो हमारे जंगल के नहीं लगते। तुम ठीक कह रही हो, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं तो इस जंगल से गुजर रहा था कि तभी बारिश शुरू हो गई। बस बारिश से बचने के लिए मैं इस जंगल में रुक गया। जब बारिश रुक जाएगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है कौवे। इतना कहते हुए रानू चिड़िया कबूतर के बच्चे के पास जाती है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी मम्मा कहाँ है और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम गोलू है, मैं बारिश में खेल रहा था, खेलते खेलते यहाँ आ गया, अब मैं रास्ता भटक गया हूँ। गोलू बेटा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगी। आंटी, मेरी मम्मा मुझे मना कर रही थी मगर मैंने अपनी मम्मा की बात नहीं मानी। बेटा, तुम्हें अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए थी, चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया गोलू को साथ लेकर जाती है कि तभी गोलू की मम्मा गोलू को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है। गोलू अपनी मम्मा को देखकर फौरन से लिपट जाता है। गोलू बेटा, तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। मम्मा, मैं आपकी हमेशा बात मानूंगा। बेटा, अब आप अपनी मम्मा के साथ चले जाओ और जब तक बारिश नहीं रुकती बाहर खेलने नहीं जाना। गोलू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है और रानू चिड़िया वापस अपने घर में आती है। रानू चिड़िया मीनू मौसी को सारी घटना बताती है। रानू की बात सुनकर मीनू मौसी सोच में पड़ गई। क्या हुआ मीनू मौसी, आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गयी? वो काला कौवा कहीं उस मासूम बच्चे को नुकसान पहुंचाने का तो नहीं सोच रहा था ना? नहीं नहीं मौसी, वो तो कौवा खुद डरा सहमा पेड़ के नीचे खड़ा था। बारिश बंद होने के बाद वो चला जाएगा। अगले दिन बारिश रुक गई। रानू चिड़िया बैठी धूप का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ हरियाली तोती आकर रानू चिड़िया से बोली, अरे रानू चिड़िया, तुम यहाँ बैठी हो और वहाँ एक कबूतरी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अरे कौन सी कबूतरी? पता नहीं रानो, उस कबूतरी का कहना है कि उसका बेटा कल रात से लापता है। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया हरियाली तोती के साथ तुरंत वहाँ से चली गई। रानू ने देखा कि वो कबूतरी तो गोलू की माँ थी। क्या हुआ बहन, आप रो क्यों रही हो? कल रात मैं अपने गोलू को घर ले आई थी, मगर सुबह जब मेरी आँख खुली तो गोलू घर पर नहीं था। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर मुझे वो कहीं नहीं मिला। लूसी बहन, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी उसे ढूंढती हूँ। फिर रानू चिड़िया गोलू को पूरे जंगल में ढूंढने लगी। तभी रानू चिड़िया की नजर कालू कौवे पर पड़ी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। रानू चिड़िया तुरंत कालू कौवे के पास गई। क्या तुमने कबूतर के बच्चे को देखा है? वही कबूतर का बच्चा जो कल बारिश में भीग रहा था। नहीं नहीं, मैंने किसी कबूतर के बच्चे को नहीं देखा। अच्छा, वैसे तुम तो कह रहे थे कि बारिश रुकने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इस जंगल की महारानी हो और इस जंगल पर तुम्हारा ही अधिकार चलता हो। जब मेरी मर्जी होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रानू चिड़िया अपने मन ही मन में सोचती है, मुझे तो इस कौवे पर ही शक हो रहा है। मुझे जंगल की महारानी को इसकी शिकायत लगानी होगी।
रानू चिड़िया जंगल की महारानी चील के पास चली गई और सारी घटना बताते हुए बोली, मुझे उस कौवे पर शक हो रहा है। तभी महारानी चील गुस्सा होकर रानू चिड़िया से बोली, इसका मतलब है वो कौवा बिल्कुल ठीक बोल रहा था। तुम हमेशा पक्षियों के बारे में मेरे कान भरती हो। ये आपको क्या हो गया है महारानी? तभी रानू चिड़िया ने देखा कि वो काला कौवा कबूतर के बच्चे के साथ आकर वहाँ खड़ा हो गया। रानू चिड़िया हैरान हो गई। महारानी चील जी, जैसे ही मुझे पता चला कि ये बच्चा खो गया है, मैं तो उसी समय ही इसकी तलाश में निकल गया। मगर मैं जानता था कि ये रानू चिड़िया मेरे खिलाफ आपके कान भरने जरूर आएगी, इसीलिए तो मैंने आपको सब पहले बता दिया था। महारानी चील, इसी रानू चिड़िया के कारण तो कोई दूसरा पक्षी आपके जंगल में नहीं आता। चील रानू चिड़िया की तरफ देखकर बोली, चिड़िया, तुम तो कह रही थी कि इस कौवे ने कबूतर के बच्चे को मार डाला है, मगर तुम्हारे आने से पहले ये कबूतर के बच्चे को सही सलामत लेकर आया है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुम्हें बंदी बनाया जाएगा। इतना कहते हुए रानू चिड़िया को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। महारानी चील ने कालू कौवे से कहा, कालू कौवे, जब तक तुम्हारी मर्जी हो तुम इस जंगल में रह सकते हो। कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला गया। इधर हरियाली तोती ये सब देख रही थी। वो तुरंत मीनू मौसी के पास गई और सारी घटना बताते हुए बोली, मीनू मौसी कुछ करे, रानू चिड़िया को महारानी ने बंदी बना लिया है। जब रानू चिड़िया ने मुझे बताया कि वो कौवा पेड़ के पीछे कबूतर के बच्चे को देख रहा था, मुझे तो तभी शक पड़ गया था। मीनू मौसी जो भी हो, मगर आप कुछ भी करके रानू चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकालिए। तुम चिंता ना करो हरियाली, हमें अब कुछ नहीं करना, बस हमें उस कौवे पर नजर रखनी होगी। पहले हमें पता तो चलना चाहिए कि उस कौवे के दिमाग में चल क्या रहा है और ये कौन सा मकसद लेकर हमारे जंगल में आया है। उस दिन से हरियाली तोती और मीनू मौसी कौवे पर नजर रखने लगी। वो कालू कौवा दिन भर जंगल में घूमता और दूसरे पक्षियों के अंडे और बच्चे खाता। एक दिन कालू कौवा घूमते घूमते कबूतर के घर के पास चला गया। गोलू अपने घर के बाहर खेल रहा था। कालू कौवा गोलू को अजीब सी नजरों से देखने लगा, मगर कालू को ये नहीं पता था कि मीनू मौसी और हरियाली तोती उस पर नजर रख रही हैं। मीनू मौसी तुरंत हरियाली तोती से बोली, जाओ हरियाली, जल्दी से जाकर महारानी चील को बुला कर लाओ। मगर मीनू मौसी, क्या महारानी मेरी बात सुनेगी? तुम जल्दी से जाओ और जैसे भी करके महारानी को बुला कर लाओ। मुझे इस कौवे के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मीनू मौसी की बात सुनते ही हरियाली तोती जल्दी से महारानी के पास गई। तुम यहाँ क्यों आई हो हरियाली? महारानी चील, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मुझे अब रानू की किसी भी सहेली पर भरोसा नहीं रहा। महारानी चील, आप मेरे साथ चले, ऐसा ना हो कि आगे जाकर आपको अपने फैसले पर पछताना पड़े। लेकिन हरियाली, तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहती हो? महारानी, आप मेरे साथ चले और जाकर देखें कि मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ। तभी चील हरियाली तोती के साथ वहाँ आ गई। महारानी जी, इस पेड़ के पीछे छुप जाएं और खुद अपनी आँखों से देख लें। फिर वो तीनों एक पेड़ के पीछे छुप गए। कालू कौवा गोलू से बोला, कबूतर के बच्चे, आज तो तेरा मांस खाने को दिल कर रहा है मेरा। ये आप क्या कह रहे हो अंकल? पिछली बार जब मैं खो गया था तो आप ही मुझे महारानी के पास लेकर गए थे और फिर मुझे मेरी माँ के पास भी छोड़कर आए थे। मूर्ख कबूतर के बच्चे, वो तो मेरी एक चाल थी। मैं तो जानता था इस जंगल में रानू चिड़िया बहुत तेज दिमाग की है। मैंने तो उसे फंसाने की योजना बनाई थी। अंकल, मैं कुछ समझा नहीं। जब तू सो रहा था तो मैं तुझे अपने मुंह में उठाकर जंगल के दूसरे हिस्से में छोड़ आया था और फिर खुद ही तुझे जगाकर महारानी के पास ले गया था। और जंगल की मूर्ख महारानी ने रानू चिड़िया को ही दोषी मान लिया। अब मुझे कोई खतरा नहीं। अगर मैं तुझे खा भी जाऊंगा तो जंगल की महारानी मुझ पर कोई शक नहीं करेगी। और फिर तुझे खाने के बाद जंगल के सभी पक्षियों के बच्चे और अंडे खा जाऊंगा।
ये सब सुनते हुए महारानी चील वहाँ आ गई। महारानी चील को देखकर कालू कौवा बहुत डर गया। अच्छा कालू कौवे, ये थी तुम्हारी चाल। तुमने जंगल की सबसे तेज पक्षी रानू चिड़िया को मेरे हाथों से बंदी बनवाया। अब तो तेरी खैर नहीं, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी महारानी चील ने उसी समय कालू कौवे को मार दिया और महारानी चील मीनू मौसी से बोली, मीनू मौसी, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं महारानी, वो कौवा बहुत चतुर था। फिर महारानी चील ने रानू चिड़िया को आजाद कर दिया। लेकिन इस बार सबकी हीरो मीनू मौसी बन गई। गोरी कौवी और कालू कौवा सुनहरी चील के पड़ोस में रहते थे। उनका जंगल सूख चुका था। एक तो वो कौवे बहुत आलसी थे, दूसरा वहाँ कई अरसे से बारिश न हुई थी। कालू जी, अब हमारे जंगल में सभी फल खत्म हो गए हैं। मुझे तो डर लगता है कि हमारी ये पड़ोसन चील हमें ही न खा जाए। वो चील बूढ़ी हो गई है, उसने मांस खाना छोड़ दिया है। तभी सुनहरी चील कौवा और कौवी के पास आती है। कौवे और कौवी, मैं पूरा जंगल घूम कर आई हूँ, मगर मुझे कहीं से कोई फल नहीं मिला। चील दीदी, हम भी कल से भूखे हैं। तुम दोनों दूसरे जंगल जाओ और किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाकर मेरे पास लेकर आओ। मैं अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। जब तक मैं मांस नहीं खाऊंगी तो मेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। ये कहते हुए सुनहरी चील वहाँ से चली जाती है। कालू जी, वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। इसे मांस खाने की आदत है, अब ये मांस खाकर ही रहेगी। अब हमें किसी पक्षी को धोखे से इस चील का भोजन बनाना होगा, वरना ये चील हमें मारकर खा जाएगी। चलो गोरी, हम दूसरे जंगल चलते हैं और वहाँ किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और दूसरे जंगल जाते हैं। एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ मिठू तोता एक कच्चा अमरूद खा रहा था। कौवा और कौवी मिठू तोते के पास जाती हैं। मिठू तोते, ये क्या, तुम कच्चा अमरूद खा रहे हो? अभी अमरूद कच्चे हैं और कोई फल मिला नहीं, सोचा यही खा लेता हूँ। तोते, तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल। वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं अमरूदों के, और उन पेड़ों पर अमरूदों का फल पका हुआ है। वो अमरूद तो पक पक कर नीचे गिर रहे हैं। 2-4 दिन हमारे पास रहना और पेट भरकर अमरूद खाना और फिर वापिस आ जाना। मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो? अगर नहीं विश्वास तो ना जाओ, हम किसी और पक्षी को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने कब कहा, मैं जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा और अपना फेवरेट फल मजे मजे से खाऊंगा। मिठू तोता कौवे और कौवी के साथ उड़ता है। रास्ते में रानू चिड़िया उन्हें रोक लेती है। मिठू भैया रुकें, आप कहाँ जा रहे हैं? चलें, आप मेरे साथ चलें। आज हम दाना ढूंढने पहाड़ों की ओर चलेंगे। मिठू नहीं खाएगा अब दाना वाना। मिठू भैया, ये कौवी कौन है और तुम इनके साथ कहाँ जा रहे हो? कालू कौवा मिठू के कान में कहता है। अगर तुमने चिड़िया को बता दिया कि तुम हमारे साथ अमरूद खाने जा रहे हो, तो चिड़िया भी हमारे साथ चली जाएगी। इसे सच ना बताना। मिठू तोता कौवे की बात मान लेता है। मिठू चलो, हमें देर हो रही है। ये मेरे दोस्त हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ इनके जंगल में कुछ दिन गुजारने जा रहा हूँ। ऐसी अजनबी पक्षियों पर विश्वास मत करो मिठू, ये तुम्हें धोखा भी दे सकते हैं। चुप चुप कर जा छोटी चिड़िया, ये जंगल तुम्हारा है इसीलिए चुप हो। अगर तुम मेरे जंगल में होती तो अब तक तेरे पंख तोड़ देती। जाओ जाओ, बड़े देखे हैं तुम्हारे जैसे काले कौवे। चल मिठू दोस्त, छोड़ो इस चिड़िया की चूं चूं को। फिर मिठू तोता उन कौवों के साथ उड़ता है। ये जंगल तो सूखा हुआ है, यहाँ तो कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। थोड़ा आगे आगे बहुत बड़ा झरना है, उसके पास में ही है अमरूदों का बाग। वो तीनों फिर से उड़ते हैं। एक सूखे पेड़ पर चील के घर के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं। तोते, मैं तो थक गई हूँ, चलो हम घर से जाकर थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं और फिर आगे का सफर करते हैं। क्या अभी और भी आगे जाना है? नहीं नहीं मिठू, अब हम झरने के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। मिठू तोता कौवों के साथ चील के घर में चला जाता है। सामने चील को बैठा हुआ देखकर मिठू तोता पीछे मुड़ता है, मगर कालू कौवा दरवाजा बंद कर देता है।
लो जी चील दी, तुम्हारा काम हो गया। अब तोते तुम बैठकर यहाँ खाओ मीठे मीठे अमरूद। मेरे दोस्त कव्वे बहुत अच्छे हैं। ये धोखा है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मेरा पेट तो भरता ही धोखे से है। अगर तुम्हें ये कव्वे धोखा ना देते तो तुम इनके साथ यहाँ कैसे आते? मिट्ठू तोते, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी लालच ने तुम्हें धोखा दिया। फिर सुनहरी चील मिट्ठू पर हमला करती है और उसे मारकर खा जाती है। अब तो चील के मुंह को खून लग चुका था। 2 दिन ही गुजरते हैं, वो फिर से कालू कव्वा और गोरी कव्वी के पास जाती है। उस दिन बहुत मजा आया ताज़ा ताज़ा मांस खाने का। अगर तुम दोनों आज मुझे फिर से कोई ताज़ा ताज़ा शिकार ला दो तो मैं तुम्हें अपना सोने का हार दूंगी। सोने के हार का सुनकर गोरी कव्वी तो उछलने लगती है। लूंगी, मैं तो सोने का हार जरूर लूंगी। गोरी कव्वी कालू कव्वे को साथ लेकर फिर से दूसरे जंगल जाती है। इस बार वो दोनों कव्वा और कव्वी कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमजोर हो। क्या तुम्हारे जंगल में फल या कोई बीज नहीं होते खाने को? बारिश हुए काफी देर हो गई है, इसलिए इन दिनों दाने की कमी है। एक हमारा जंगल है जहाँ आए रोज बारिश होती है। उन बारिशों के कारण सारे जंगल में फल ही फल और बीज ही बीज हैं। तुम हमारे साथ चलो, दिल करे तो फल खा लेना या फिर बीज खा लेना। मुझे तो बीज पसंद हैं। तो फिर सरसों के बीज इतने हैं कि कभी खत्म ना हो। ये अनजान पक्षी मेरा इतना भला क्यों सोच रहे हैं? क्या हुआ कबूतर भैया, पड़ गए ना सोचों में? तुम्हारे जंगल का मिट्ठू तोता भी बहुत डर रहा था हमारे साथ जाने में। अब ऐसा दिल लगा है हमारे जंगल में कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मिट्ठू तोता अभी तक तुम्हारे जंगल में ही रहता है। भूल जाओ अब तोते को, वो वापस नहीं आएगा। उसने तो अपना वहाँ घर भी बना लिया है। ये सुनकर कबूतर उनके साथ जाने को उड़ता है, मगर रानू चिड़िया फिर से वहाँ आ जाती है। कबूतर भैया रुक जाओ, क्या पता वो मिट्ठू तोता वहाँ मीठे फल खा रहा है या अपनी जिंदगी से चला गया है। आप मत जाओ इन कव्वों के साथ, पेट यहाँ भी भर जाता है। लालच हमेशा बुरी बला होती है। कबूतर को चिड़िया की बात पसंद आती है और वो अपना फैसला बदल लेता है। जाओ कव्वो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। चलो चिड़िया, हम दाना लेने चलते हैं। कबूतर चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू जी, अब अगर हम खाली हाथ गए तो वो चील हमें खा जाएगी। गोरी, अब सोने के हार को भूल जाओ, हमें किसी और जंगल में जाना होगा। फिर वो कव्वे किसी अनजान जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ मिट्ठू तोते जैसा कोई लालची पक्षी उन्हें मिल जाए। तोते ने लालच की और अपनी जान से गया। प्यारे दोस्तों, कभी लालच ना करो, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। लाडो, लाडो बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, लड़के कव्वे वाले आते ही होंगे। जितना भी तैयार हो जाए तुम्हारी लाडो, मगर लड़के वाले इसे पसंद नहीं करेंगे। गोरी, ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? जितनी फिक्र तुम अपनी लाडो की करते हो, इतनी फिक्र मेरी चुन्नी के लिए भी किया करो। मैं अपनी दोनों बेटियों से एक जैसा प्यार करता हूँ, मगर तुम मेरी लाडो को सौतेली ही समझती हो। सौतेली है तो सौतेली ही समझूंगी, ये कौन सा मेरी सगी बेटी है। शाम होते ही कव्वे वाले भी आ जाते हैं। हमारी होने वाली बहू को क्या संगीत भी आता है? और क्या दहेज में सोने के गहने भी दोगे आप? अगर दहेज में एक मोटरसाइकिल भी दे दे तो मेरा बेटा काम पर साइकिल की बजाय मोटरसाइकिल पर जाएगा। मेरे पिताजी इतने अमीर नहीं हैं कि आपको ये सब दे सकें। लाडो चुप कर जाओ बेटी, मैं थोड़ा बहुत कर लूँगा। थोड़ा बहुत क्या मतलब? चलो पति जी, ये रिश्ता हमारे काम का नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चुन्नी, देखो फिर वही हुआ। मैं ना कहती थी कि वो कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। गोरी, तुम कभी नहीं सुधरोगी, हमेशा मेरी लाडो से जलती हो। परेशान कालू कव्वा अपने घर से चला जाता है। वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। कालू भैया, क्या बात है, आज आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं? चिड़िया, आज लाडो को देखने लड़के वाले आए थे और वो लाडो को पसंद किए बिना ही चले गए। कालू भैया,
आपकी पत्नी ये नहीं चाहती कि आपकी बेटी की शादी किसी अच्छी जगह पर हो जाए। उठो, चलो बर्तन धो लो। क्यों शोक मना रही हो? ये तुम्हें कौन सा पहली बार जवाब हुआ है? पहले भी तो कई बार लड़के वाले तुम्हें ठुकरा कर चले गए हैं। लाडो, मेरे जूते भी साफ कर देना और हाँ, मेरी साड़ी भी अच्छे से धो देना। लाडो चली जाती है और फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन हरियाली तोती कालू कव्वे के पास आती है। कालू भैया, मेरी नजर में एक रिश्ता है। लड़का विदेश में रहता है और वो अपनी पत्नी को भी ब्याह कर विदेश ले जाएगा। अच्छा रिश्ता है। क्या क्या वो पसंद करेगा मेरी लाडो को? जो जो उसने कहा है वो सब तो है लाडो में। लाडो सलीकामंद है और खाना भी अच्छा बना लेती है। अगर आप कहो तो इस चांद की 14 तारीख को मैं ले आऊंगी उसे। हाँ हरियाली बहन, ले आना। कालू कव्वा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। गौरी, मेरी लाडो के लिए विदेश से रिश्ता आया है। लड़के कव्वे का अपना बिजनेस है और वो बहुत अमीर है। ये सब सुनकर गोरी को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। वो सब तो ठीक है, मगर तुम्हारी बड़ी चोंच वाली लाडो को कोई पसंद भी करे तो फिर ही होगी शादी। इस बार मुझे पूरा विश्वास है, मेरी लाडो की शादी हो जाएगी। गोरी कव्वी भागती हुई अपनी बेटी के पास जाती है। चुन्नी, वो लड़का कव्वा बहुत अमीर है, विदेश में रहता है। कुछ सोचो, उस लाडो की बजाय तुम्हारी शादी उससे हो जाए। माँ, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ ऐसा करूँगी कि शादी मेरी ही होगी। अगले दिन चुन्नी सुबह उठती है और रसोई के दरवाजे के आगे तेल गिरा देती है, जिससे फिसलन बन जाती है। अब जब लाडो आएगी तो उसका पाँव टूटेगा या टांग। शादी तो मेरी ही होगी उस कव्वे से। लाडो, कहाँ जा रही हो? माँ, मैं चुन्नी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। रुको, फ्रिज से दूध मैं निकाल कर देती हूँ। जब भी फ्रिज खोलती हो कुछ न कुछ खा जाती हो। गोरी कव्वी जैसे ही रसोई में जाती है तो वो फिसल जाती है और जोर से जमीन पर गिरती है। मर गई, मनहूस, जल्दी से मुझे उठा, मेरी टांग टूट गई है। लाडो गोरी को उठाती है। ये माँ को भी अभी जाना था रसोई में, सारी चाल उल्टी हो गई। कालू कव्वा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, बहुत अच्छा रिश्ता देखा है हरियाली तोती ने मेरी लाडो के लिए। वो चांद की 14 तारीख को आएगा। चिड़िया बहन, कोई अच्छी सी क्रीम तो दो जिसे लगाकर मेरी लाडो का कुछ रंग साफ हो जाए। कालू भैया, आप जाएं, मेरे पास क्रीम है, मैं लाडो को वो नदी पर दे दूंगी। शाम को जब लाडो नदी पर जाती है तो चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। लाडो बेटी, ये क्रीम आप रख लो, कुछ दिन लगाने से आपका चेहरा साफ हो जाएगा। ऊपर पेड़ पर बैठी हुई गोरी कव्वी सब देख और सुन रही थी। बहुत साफ होगा, मैं देखती हूँ कैसे साफ होता है इस लाडो की बच्ची का चेहरा। शुक्रिया आंटी, आप सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सच पूछे तो आपकी वजह से मुझे कभी मम्मा की कमी महसूस नहीं हुई। भागी भागी गोरी कव्वी भी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, कुछ ऐसा करो जिससे उस लाडो का चेहरा खराब हो जाए। उसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। गोरी बेटी, ऐसा क्यों? होने दो उसकी शादी, तुम्हारी तो जान छूट जाएगी। माँ, मैं चाहती हूँ उस लड़के की शादी मेरी चुन्नी से हो जाए। वो लड़का विदेश में रहता है। तो बेटी, ये केमिकल ले जाओ, इसे मिला देना लाडो की क्रीम में, फिर देखना कमाल। गोरी कव्वी जल्दी से घर जाती है। लाडो, मेरी बेटी, अब तुम यहाँ से चली जाओगी। विदेश जाकर हमें भूल ना जाना। माँ, बेटियाँ भी कभी अपनी माँ को भूलती हैं। मुझे पता है मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, मगर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से माँ को मालूम हुआ है कि लाडो छोड़कर विदेश चली जाएगी, माँ तो मुझसे प्यार करना छोड़ गई है। जाओ लाडो बेटी, मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाओ। फिर जैसे ही लाडो पानी लेने जाती है तो गोरी कव्वी लाडो की क्रीम में वो केमिकल मिला देती है। लाडो नदी पर थी और घर में चुन्नी अकेली थी। बड़ी क्रीमें लगा रही है आजकल ये लाडो, मैं ये क्रीम लगा लेती हूँ। कैसे भी हो उस कव्वे से शादी तो मेरी ही होगी। लाडो बेटी,
मुझे अभी हरियाली मिली है। उसने मुझे बताया है कि लड़के कौवे वाले आ रहे हैं। माँ माँ, ये क्या हुआ मेरे साथ? माँ, मेरे चेहरे पर ये निशान कैसे बन गए? माँ, मेरे चेहरे पर जलन हो रही है। फिर सब वहाँ आ जाते हैं। चुन्नी बेटी, क्या तुमने वो लाडो की क्रीम तो नहीं लगाई जिसमें मैंने केमिकल मिलाया था? हाँ माँ, मैंने वही क्रीम लगाई है। तुम माँ बेटी जलन में इतना बढ़ सकती हो, ये मैंने सोचा नहीं था। फिर लड़का कौवा आता है, उसे लाडो पसंद आ जाती है और वो उसे ब्याह कर ले जाता है। चुन्नी और गोरी अपना सर पकड़कर रो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सोनो और मोनो दो बहनें थी। सोनो बहुत सुंदर थी। वो हर समय अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड करती थी और हर समय वो अपनी बहन मोनो से लड़ाई करती थी। सोनो और मोनो, आप दोनों जाओ और नदी से पानी पियाओ। नहीं मम्मा, मैं मोनो के साथ नदी पर पानी पीने नहीं जाऊंगी। मैं सुंदर हूँ और मुझे मोनो के साथ कहीं बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। सोनो बहन, मैं जैसी भी हूँ, मैं हूँ तो आपकी बहन। आप ये याद रखना, मुश्किल समय में मैं ही काम आऊंगी। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। ऐसा कहते हुए सोनो घर से निकल जाती है। वो रास्ते में जाकर एक छोटे कौवे के पास बैठ जाती है। सोनो सोनो, चलो खेलने चलते हैं। चल चल काले कौवे, मैं खेलूंगी, वो भी काले कौवे के साथ। ऐसा नहीं हो सकता। इसने मुझे काला कौवा कहा, इसे तो मजा चखाना होगा। सोनो सोनो, तुम कितनी सुंदर हो। मेरे घर टीना आई हुई है, वो किसी सुंदर पक्षी को देखना चाहती है। क्या तुम चाहोगी कि मेरी दोस्त टीना तुम्हें देख ले? हाँ हाँ, सब मुझे ही देखना चाहते हैं क्योंकि मैं हूँ ही इतनी सुंदर। लेकिन मैं दोस्ती नहीं करूँगी तुम्हारी दोस्त टीना से, ये बात याद रखना। दोस्ती ना करना, मगर अपना सुंदर सा चेहरा तो दिखा दो मेरी दोस्त को। अपनी तारीफें सुनकर सोनो जग्गू कौवे के साथ चली जाती है। दोस्त छोटे मिट्टू, मेरी बहन सोनो भी तो नदी पर आई थी, वो कहाँ है? सोनू, वो तो उस छोटे बुरे कौवे के साथ बैठी हुई थी। मैंने सोनू को उसके साथ जाते हुए देखा है। क्या मेरी बहन उस बदमाश कौवे के साथ गई है? वो मेरी बहन को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मोनो वहाँ से भागती है। जग्गू, कहाँ है तुम्हारी दोस्त? मेरी दोस्त इस पेड़ के खोखर में बैठी है। बस तुम एक बार अंदर जाकर अपना चेहरा दिखाकर आ जाना, फिर मैं तुम्हें मीठा एप्पल भी दूंगा। इतनी दूर से आई है तुम्हारी दोस्त। अब मैं इतनी भी मगरूर नहीं हूँ कि अपना चेहरा ना दिखाऊं। ऐसा कहते हुए सोनो पेड़ की खोखर में चली जाती है। बाहर से जग्गू कौवा कांटेदार शाखाएं रखकर खोखर को बंद कर देता है। अब तेरी सुंदरता इसी पेड़ की खोखर में रहेगी। बड़ी आई मुझे काला कहने वाली। मुझे बाहर निकालो। जग्गू जग्गू कौवे, मुझे बाहर निकालो। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। हम कौवे तो ऐसे ही हैं। फिर जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। सोनो सोनो बहन, आप कहाँ हो? अपनी बहन को आवाजें देते हुए मोनो भी वहाँ आ जाती है। मोनो मोनो मेरी बहन, मैं यहाँ हूँ इस पेड़ की खोखर में, मेरी मदद करो। अपनी बहन की आवाज सुनकर मोनो जल्दी से वहाँ जाती है और कांटेदार शाखाएं वहाँ से हटाकर अपनी बहन को बाहर निकाल लेती है। सोनो रोने लग जाती है। मोनो मोनो, मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हो गया है कि बहन का रिश्ता ही ऐसा होता है जो मुश्किल में साथ देता है। अब घर चले, माँ इंतजार कर रही होगी। फिर सोनो और मोनो अपने घर चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।